नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड से हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की क्लासेज हमारी चल रही थी, यानी इंडियन पॉलिटी भारत की राज्य व्यवस्था जो एम लक्ष्मीकांत की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे। और हमने मित्रों इस एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसके 6 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए। पिछला जो लेसन हमने कंप्लीट किया मित्रों वो था नागरिकता से संबंधित, यानी सिटीजनशिप के बारे में हमने डिटेल वाइज मित्रों चर्चा की थी। और उसमें हमने ये देखा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में चर्चा की। साथ ही मित्रों जो 5 प्रकार मैंने आपको बताए थे कि 5 प्रकारों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा 3 कारण मैंने 3 रीजन्स ऐसे आपको बताए कि जिनके आधार पर भारत की सरकार जो होगी वो एक भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है। और डिटेल वाइज मित्रों नागरिकता के बारे में जितना डिस्कशन हो सकता था मैंने आपको वो करवाया। अगर जितने भी व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर से आप उन वीडियोज़ को देखिए। और एम लक्ष्मीकांत की जो मित्रों ये बुक है इसके 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है, फिर संविधान का मैंने आपको निर्माण बताया, संविधान की विशेषताएं तीसरा लेसन था, संविधान की प्रस्तावना चौथा था, 5वां संघ और उसका राज्य क्षेत्र और छठा नागरिकता से संबंधित था। तो 6 लेसन्स ये कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ लेसन्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जिनके पार्ट्स बने थे और कुछ एक सिंगल वीडियो में है, तो उसकी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ज़रूर से आप मित्रों उन वीडियोज़ को देखिएगा। और मित्रों आज जो हम चर्चा करेंगे एक वेरी इम्पोर्टेंट आज का हमारा लेक्चर होगा। और शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें मूल अधिकारों से फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन ना आता हो, यानी प्रत्येक एग्जाम में मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो डिटेल वाइज मित्रों एक एक शब्द की एक प्रावधान की मैं यहाँ पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। और इस लेसन में मित्रों आपको बहुत फोकस के साथ होकर के एक एक शब्द को सुनने की आवश्यकता है। तो ज़रूर से आप मित्रों ध्यानपूर्वक एक एक बात को एक एक वर्ड्स को सुनते रहना, तभी आपको मित्रों ये लेसन पूरा समझ में आएगा। तो जितने भी व्यूअर्स मित्रों इस वीडियो को सुन रहे हैं ज़रूर से मेरे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपको इसको शेयर करना है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप देखिए हम चर्चा स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रावधान की हम डिटेल वाइज चर्चा शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से हमारे संविधान के भाग स्टार्ट हो चुके थे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो था उसमें भाग 1 हमने चर्चा में लिया। संविधान के जो 22 भाग हैं उसमें भाग 1, और उसमें भी मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आपके साथ चर्चा की। दूसरा, जब नागरिकता से संबंधित मैंने पिछला लेक्चर डाला, पिछला लेसन हमने डिस्कस किया, उसमें भाग 2 की चर्चा की। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक के नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रोविजंस प्रावधान हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले उन सभी के बारे में डिटेल वाइज चर्चा की। आज जो मित्रों चर्चा करेंगे वो करेंगे संविधान के भाग 3 के बारे में। और भाग 3 में भी 11 तक हमने अनुच्छेदों की चर्चा कर ली थी। अब अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होंगे और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे जो अनुच्छेद हैं वो हमारे किससे संबंधित है? FR से संबंधित, यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। क्लियर? तो डिटेल वाइज मित्रों एक एक प्रावधान की हम डिस्कशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता देखो कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। बिल्कुल सही बात है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमने मूल अधिकारों के बारे में बताया है। आगे कहते हैं कि इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है मूल अधिकारों के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो संविधान के जो निर्माता थे, संविधान सभा में जो सदस्य थे, वो संविधान निर्माता अमेरिका के संविधान से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं मूल अधिकारों को बनाने में, मूल अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल करने में। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है। नेक्स्ट कहता है संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों ये शब्द, कई बार एग्जाम्स में यहाँ से ऐसे कि ऐसे ये शब्द जो है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसको हमारे संविधान का, यानी हमारे संविधान के कौन से ऐसे भाग हैं जिसको भारत का
मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। भारत का मैग्ना कार्टा, यानी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, मैग्ना कार्टा का मतलब सीधा सा ये होता है अधिकार पत्र, और अधिकार पत्र मतलब इस मैग्ना कार्टा में हमने क्या दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, यानी राइट्स का मतलब अधिकार दिए हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्लियर। कहता है वास्तव में मूल अधिकारों के बारे में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में है उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। यानी जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि संविधान के निर्माता जो थे अमेरिका के संविधान से प्रभावित रहे हैं, किसके मामले में, मूल अधिकारों के मामले में। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना हमारे देश के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों को हमने जितना विस्तृत करके, यानी जितने वृहद रूप में, जितने लार्ज रूप में हमने हमारे संविधान में मूल अधिकारों को जितने बड़े स्तर पर समझाया है ना, उतना किसी भी देश के संविधान में ऐसा नहीं मिलता कि इतने डिटेल वाइज मूल अधिकारों को समझाया गया हो। और फिर ये तुलना भी करता है कि चाहे विश्व में, चाहे अमेरिका का संविधान ही हम क्यों न ले लें, तो उस अमेरिका के संविधान में भी उतने आसान तरीके से, उतने डिटेल वाइज मूल अधिकार को नहीं समझाया जितना कि हमारे भारत के संविधान में समझाया है। क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कहता है मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य क्या है, कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कह रहा है कि मूल अधिकार हमने जो दिए नागरिकों को दिए। आखिर हमने मूल अधिकार नागरिकों को क्यों दिए? क्योंकि नागरिकों की जो आज़ादी है, जो उनकी फ्रीडम है, उससे नागरिकों की फ्रीडम की सुरक्षा हो सके। सरकार जो होगी वो मनमानी अपनी नहीं कर सके, व्यक्तियों के अधिकारों की, देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके, और नागरिकों के अधिकार जो है उनका हनन न हो, मूल अधिकारों की सुरक्षा हो, और नागरिक जो अपनी एक आज़ादी पूर्वक जीवन जो है, गरिमापूर्ण जीवन अपना जी सकें बिना रोक टोक के साथ। तो इस कारण से हमने मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए हैं। और साथ ही ये कहता है कि राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। और एक मूल अधिकार जो हमने दिए वो देश में एक व्यवस्था बनाए रखने का, एक मैनेजमेंट बनाए रखने का काम भी करते हैं। आगे कहते हैं कि मूल अधिकार जो होता है ना, इन मूल अधिकारों का पर्पज जो है, उद्देश्य क्या है, कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। यानी कानून के माध्यम से सरकार चले। ठीक है, संविधान ही सर्वोपरि हो, और संविधान के माध्यम से, संविधान के प्रावधानों के माध्यम से कानून बने, और कानूनों के माध्यम से सरकार का निर्माण हो, और सरकार फिर चले जो सब कानूनों के माध्यम से चले। यानी तानाशाही जो होती है वो डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही ना चले। सबका साथ और सबका विकास के माध्यम से सरकार सभी के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सरकार सफल हो। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया क्योंकि इन्हें संविधान के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। यानी अब ये कह रहा है कि मूल अधिकारों को हमने नाम दिया क्या, मूल अधिकार। यानी हमने अधिकारों को क्या नाम दिया, मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स हमने इसलिए दिया क्योंकि मूल अधिकार जो है ना मित्रों, उन मूल अधिकारों को हमने क्या कहा है, संविधान के द्वारा मूल अधिकारों को गारंटी और सुरक्षा दी गई है। यानी संविधान ने मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है। यानी कि संविधान में हमने ऐसे प्रावधान कर दिए कि मूल अधिकारों में संशोधन अगर करना भी हो तो एक आसान सी प्रक्रिया हमने नहीं बनाई। क्लियर। एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों को अगर संशोधित भी करना चाहिए सरकारें, देश की विधायिका संशोधित कर सकती है, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से। क्लियर। आगे कहते हैं कि मूल इसलिए भी हैं, यानी मूल अधिकार जो हैं उनको मूल नाम हमने फंडामेंटल इसलिए भी दिया क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास, अब चहुमुखी विकास की बात करें तो व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी भौतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मित्रों मूल अधिकारों की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, परिभाषा पूछी जाए, तो आप ऐसी इसकी मूल अधिकारों की परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बहुत देखिए सिंपल से कितनी सी शॉर्ट डेफिनेशन है कि ऐसे अधिकार, व्यक्तियों को दिए गए ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के, यानी व्यक्तियों को दिए गए ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र विकास या चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब चहुमुखी विकास के कोष्टक में आप डाल सकते हैं भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। तो ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। और अगर आप मान लीजिए 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो पूरे
2 नंबर में से 1 से लेकर के 1.5 1.5 नंबर तक की आपको मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है, अगर पीसीएफ का एग्ज़ाम या छोटे एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन बनता है तो। क्लियर। तो ये मैंने आपको मित्रों मूल अधिकारों के बारे में एक अभी छोटी सी चर्चा की। मूल अधिकारों का मतलब क्या होता है, चहुमुखी विकास में ये आवश्यक होते हैं, और इनको हमने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। क्लियर। अब मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं कि मूल अधिकार जो है ना, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कितने हैं। संविधान ने फंडामेंटल राइट्स जो दिए वो कितने दिए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कहता है मूल रूप से संविधान ने हमारे को 7 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। यानी मूल रूप से मतलब जब हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, जब हमने संविधान को अपनाया, तो उस दिन से संविधान में हमारे 7 मूल अधिकार थे। लेकिन आगे जाकर के मित्रों 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था, एक मूल अधिकार था, इसको संसद ने छीना और आर्टिकल 300 के अंदर इसको हमने एक कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया, यानी मूल अधिकारों की श्रेणी से इसको छीन लिया। क्लियर। तो हम चर्चा कर रहे हैं, देखो पहला मूल अधिकार, पहला फंडामेंटल राइट्स, और पूरे चैप्टर में मित्रों मैं इसको अब एफआर के माध्यम से, एफआर के नाम से ही यूज में लूँगा, फंडामेंटल राइट्स। तो आप समझ जाएगा कि मूल अधिकारों की चर्चा हो रही है। क्लियर। क्या कहता, देखो कहता है समता का अधिकार। पहला एफआर कौन सा है हमारा, पहला एफआर है समता का अधिकार, यानी इक्वलिटी। और उसमें भी आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 में हम समता के अधिकार की बात करते हैं। डिटेल वाइज मित्रों हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 में चर्चा करते हैं। दूसरा ये मूल अधिकार है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे ही सीरियल वाइज में है, आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपका शोषण कोई नहीं कर सकता। चौथा जो मूल अधिकार हमने दिया वो दिया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म जो रिलीजन है उसकी आपको फ्रीडम मिली हुई है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 30 में शामिल हैं। और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में शामिल है, जो कि मैंने आपको बताया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से हमने इसको आर्टिकल 300 के अंदर संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया, न कि मूल अधिकार के रूप में। क्लियर। और अंतिम जो हमारा फंडामेंटल राइट्स एफआर जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जितने भी ये अधिकार है मूल अधिकार, इसको छोड़ करके संपत्ति के अधिकार को, इन सभी की सुरक्षा करने का काम कौन करता है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है। तो ये तो एक सिंपल सी छोटी सी हमने एक चर्चा की मूल अधिकारों के बारे में। आगे हम डिटेल वाइज मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। कहता है हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इसे संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है। इसकी मैंने आपके साथ अभी अभी चर्चा कर ली है। आई होप कि मित्रों आपको अच्छी प्रकार से ये लेक्चर समझ में आ रहा है। किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कहता है इस तरह वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ये में प्रदान किए गए। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाएगा कि संविधान मूल संविधान में हमारे को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, तो ऑप्शन दे देगा 5, 6, 7 और 8। इसका आंसर होगा मित्रों 7। ठीक है, मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है, न कि मूल अधिकार। क्लियर। अब फ्रेंड्स हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। पहले हम विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम मूल अधिकारों की डिटेल वाइज चर्चा भी करेंगे। एक एक मूल अधिकार की हम चर्चा डिटेल वाइज करने वाले हैं। क्लियर है। तो विशेषताओं की बात करें, देखिए ध्यानपूर्वक सुनना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि मूल अधिकार क्या हैं, इनकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है। तो देखिए पहली विशेषता की चर्चा करें। इनमें से कहता है इनमें से सिर्फ कुछ, यानी इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी। बिल्कुल सही बात है कि कुछ मूल अधिकार मित्रों ऐसे हैं कि वो केवल और केवल हमने किसको दिए हैं, भारत के नागरिकों को। ध्यान रखना, पिछला जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया नागरिकता से संबंधित है, तब भी मित्रों मैंने आपको इस बात की चर्चा की थी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, यानी 15, 16, 19, 29, 30
5 एफआर मैंने आपको ऐसे बताए थे वहाँ भी कि ये एफआर ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही दिए हैं, यानी हमने विदेशी व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, 15, 16, 19, 29 और 30 इस प्रकार से आप याद रख लीजिए। ऐसे ही एफआर हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों के पास हैं, विदेशी व्यक्तियों के पास ये एफआर नहीं है। और यही बात यहाँ पे वापस आज निकल करके आ गई कि कुछ सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों को, यानी 15, 16, 19, 29 और 30 ये तो नागरिकों को हैं प्राप्त, और इनके अलावा जितने भी एफआर हैं वो हमारे चाहे नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति, इन दोनों को हमने ये अधिकार दिए हैं। क्लियर। नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करें। कहता है यह असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। और क्या कहता है मित्रों, ये असीमित नहीं है, यानी इनकी सीमा है। सीमा मतलब इनमें कटौती की जा सकती है, और इसी कटौती का फ़ायदा उठा करके तो मैंने आपको बताया था कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का उपयोग करके संपत्ति के अधिकार को हमसे छीन लिया गया, वरना हमारे पास तो संपत्ति का अधिकार तो था ही ना। क्लियर। तो ये कह रहा है कि असीमित नहीं है, यानी सीमित है। इनको संसद चाहेगी तो छीन सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। और ये कह रहा है ना कि राज्य चाहेगा तो इन पर युक्त प्रतिबंध इन पर राज्य लगा सकता है। और राज्य मतलब यहाँ पे केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टेट की यहाँ पे बात नहीं की रही है, ना नहीं की जा रही है। मैंने आपको पहले भी पिछले लेसन में भी इस बात की चर्चा की थी कि राज्य शब्द का मतलब पूरे देश के रूप में यहाँ पे इस शब्द का यूज होता है। आगे कहता है कि हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है, यानी केंद्र की संसद जो है, मान लीजिए संसद ने क्या किया, मूल अधिकारों में कटौती कर दी, और कटौती कर दी या फिर संशोधन कर दिया। अब ये संसद ने जो संशोधन किया ना मित्रों, ये संशोधन क्या वैध है, यानी संशोधन तो कर दिया है, क्या ये संशोधन जो किया ये लीगल है या इलीगल है, ठीक है, या असंवैधानिक है। इसकी जांच कौन करने का काम करेगा? अदालत, कोर्ट करने का काम करेगा। क्लियर। और कोर्ट ने मान लीजिए इसको असंवैधानिक करार दे दिया ना मित्रों, यानी इसको गलत माना, तो ये असंवैधानिक करार हो जाएगा, यानी कि अगर ये संशोधन संसद ने किया है, ये संशोधन खारिज हो जाएगा, संशोधन माना ही नहीं जाएगा। क्लियर। इसलिए तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हम बात भी करते हैं कि न्यायपालिका जो है इंडिया में वो एक स्वतंत्र रूप से काम करती है। नेक्स्ट की चर्चा करें, यह न्यायोचित है। यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। यहाँ पे तो मित्रों न्यायोचित शब्द यूज होता है। और एक मित्रों, नेक्स्ट जो लेसन में आपको पढ़ाऊंगा ना, मूल अधिकारों के बाद जो डीपीएसपी हमारा आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो होते हैं, इनके लिए मित्रों शब्द यूज होता है गैर न्यायोचित। ठीक है, क्या इनके लिए यूज होता है गैर न्यायोचित, और इनके लिए यूज होता है, एफआर के लिए यूज होता है न्यायोचित। न्यायोचित यानी न्यायालय में हम जा सकते हैं किन के लिए? अगर हमारी एफआर, सिंपल सी बात याद रखना, अगर आपके एफआर उल्लंघन होते हैं तो आप मित्रों आर्टिकल 32 का उपयोग करोगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 32 का उपयोग करके आप जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ आप रिटें जारी करवा सकते हैं। क्लियर। और 5 रिटों की हम चर्चा भी करेंगे कि अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। क्लियर। अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। और मित्रों एक हमारी जो रिट और होती है वो होती है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होती है, यानी 5 रिटों की हम चर्चा भी करेंगे। तो आर्टिकल 32 का आप उपयोग करेंगे, और इसका उपयोग करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने मूल अधिकारों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रिट जारी करवा सकते हैं। और या फिर आप आर्टिकल 226 का उपयोग करोगे संविधान के, और इसका उपयोग करके आप जाएंगे कहाँ पे? हाई कोर्ट में। ध्यान रखना, आप जाएंगे हाई कोर्ट में, यानी 32 का उपयोग से सुप्रीम कोर्ट, 226 के उपयोग से हाई कोर्ट जाएंगे, और जाकर के आप मूल अधिकारों की हनन के खिलाफ आप जो है जो रिट जो होती है वो आप जारी करवा सकते हैं। क्लियर। तो ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बात बताई, ये न्यायोचित है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है डीपीएसपी के बारे में, वहाँ पे गैर न्यायोचित शब्द का यूज होता है। और यहाँ पे जो यानी ये जो शब्द होता है मित्रों, ये तो एफआर के लिए मैंने आपको बताया है, और जो गैर न्यायोचित होता है वो होता है डीपीएसपी के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करें। कहता है यह स्थायी नहीं है, यानी ये परमानेंटली नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। क्लियर। लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। यानी
संसद मूल अधिकारों में संशोधन करना चाहेगी तो किसका उपयोग करेगी? आर्टिकल 368 का, जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है। क्लियर? यही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये स्थायी नहीं है। अगर संसद कटौती करना चाहेगी तो कर देगी, कमी करना चाहे तो कमी भी कर सकती है। और करेगी ये काम जो करेगी किसके माध्यम से? संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, न कि साधारण विधेयक के माध्यम से। क्लियर है? और आगे कहते हैं कि यह सब मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। यानी अगर संसद मूल अधिकारों में संशोधन करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है ना मित्रों, उस मूल ढांचे को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। अब मूल ढांचा का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ना मित्रों, इसका अलग से लेसन है हमारे इस बुक में, इसकी हम डिटेल वाइज चर्चा भी करेंगे। आप यहाँ पे सिंपल सा इतना मतलब समझ लीजिए कि मूल ढांचे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुँचे, तो तब तो मित्रों संसद हमारी संविधान में जो हमारे मूल अधिकार दिए गए, तो मूल अधिकारों में बिना मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना, नुकसान पहुँचाए बिना संशोधन कर सकती है। क्लियर? ये 4 विशेषताओं की मैंने आपके साथ चर्चा की मूल अधिकारों की। अब नेक्स्ट विशेषता की चर्चा करें। देखिए क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 का उपयोग करके, तो अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ करके इन्हें निलंबित किया जा सकता है। क्या करा है मित्रों? सिंपल से सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे जो लेक्चर हैं ये आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल मित्रों हमारे देश में जब लग जाता है ना, सिंपल सा समझा रहा हूँ, अगर हमारे देश में इमरजेंसी लग जाए तो केवल 2 मूल अधिकार ऐसे हैं, 20 और 21। यानी 20 में हम बात करते हैं किसके बारे में? 20 में हम बात करते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी एक एक मूल अधिकार की मैं अब नेक्स्ट हमारे मूल अधिकार की चर्चा ही करेंगे। तो 20 में आप इतना समझ लीजिए कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण होता है ना, उसकी हम 20 में चर्चा करते हैं। और 21 में हम प्राण और देह की स्वतंत्रता, यानी आपकी जो शरीर की सुरक्षा है, आपके जो प्राण है उसकी सुरक्षा करने का आपको अधिकार है, किसी भी परिस्थिति में। क्या? किसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए आपके समक्ष, आपको अपने शरीर की, यानी आपको अपने खुद की सुरक्षा करने का अधिकार आपको दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे देश में इमरजेंसी लग जाए तो 2 अधिकार ये ऐसे हैं कि ये अधिकार जो है हमसे छीने नहीं जा सकते। क्लियर? लेकिन इन 2 अधिकारों के अलावा ऐसे अधिकार हमने दे रखे हैं जो निलंबित हो जाते हैं, यानी वो उस समय काम नहीं कर सकते, यानी वो उस समय काम नहीं करते। यानी उस समय आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे पास तो मूल अधिकार है और मैं इनका उपयोग करूंगा, ऐसा आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी हुई है। केवल 20 और 21 के लिए आप कह सकते हैं हाँ कि 20-21 मेरे मूल अधिकार है बने हुए हैं। लेकिन आर्टिकल 19 में मित्रों जो 6 मूल अधिकारों की हम बात करते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ये 6 अधिकार मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। तो ये 6 अधिकार मित्रों हमारे निलंबित हो जाते हैं उस समय जब हमारे देश में इमरजेंसी लग जाए। और इमरजेंसी भी कौन सी? बाह्य इमरजेंसी लगनी चाहिए, यानी किसी विदेशी देश ने, यानी बाह्य देश ने हमारे देश पर अगर आक्रमण किया है ना, तो ही हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में हैं वो निलंबित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब 1975 के दौरान जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमारे देश में जब इमरजेंसी लगी तो उस समय कोई बाह्य आपातकाल थोड़े था, यानी किसी विदेशी देश ने हमारे देश पर आक्रमण थोड़े किया था। उस समय तो हमारे देश में आंतरिक आपातकाल था, और आंतरिक आपातकाल को वर्तमान में तो हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक आपातकाल को हमने जो है इस शब्द को हमने परिवर्तित भी कर दिया है। जब हम मित्रों आपातकालीन प्रावधानों की चर्चा करेंगे ना अलग से चैप्टर में, तब मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊंगा कि आंतरिक आपातकाल उस समय लगा था, और आंतरिक आपातकाल को शब्द को हमने अब परिवर्तित कर दिया है, और अब हम जो आपातकाल लगाते हैं वो लगाते हैं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी हमारे देश में अंदर ही कोई किसी प्रकार की कोई सामाजिक तत्वों के माध्यम से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचे तो हम सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। और अगर विदेशी देश ने हमारे देश पर आक्रमण किया है तो हम किसके आधार पर लगाएंगे? बाह्य कारण के आधार पर, यानी बाह्य आपातकाल हम उसको कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि विदेशी देश ने अगर हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो, बाह्य आपातकाल हमारे देश में अगर लग जाए, तो आर्टिकल 19 में हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं वो हमसे छिन जाते हैं, यानी उस समय वो स्थगित हो जाते हैं, उस समय वो काम नहीं करते। क्लियर? उस समय उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे ही आपातकाल हटा वापस से वो जीवित हो जाते हैं। क्या कहता है? जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो,
यही बात तो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि विदेशी आक्रमण के आधार पर हमारे देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो ही आर्टिकल 19 के 6 अधिकार हमसे छीन जाते हैं। इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। यही बात मैंने इतनी देर से आपको समझाई है मित्रों डिटेल से कि सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर हम आर्टिकल 19 के 6 मूल अधिकारों को हम भारत देश के नागरिकों से छीन नहीं सकते। ठीक है, और अभी मैंने आपसे चर्चा कर ही ली थी कि 15, 16, 19, 29 और 30 यानी ये जो 19 में जो अधिकार है ये तो हमने नागरिकों को दिए हैं। ठीक है, विदेशी व्यक्तियों को तो हमने दिए ही नहीं ये अधिकार, तो विदेशी व्यक्ति तो इनको मांगने के लिए कोई कह ही नहीं सकता। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये बात अच्छी प्रकार से समझ आई मित्रों। और अंतिम जो विशेषता मित्रों हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं उसकी हम बात करें तो क्या कहता है, देखो सशस्त्र बल यानी आर्म फोर्सेज, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही संस्थाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। यानी आर्टिकल 33 की यहाँ पे बात की जाती है जो कि मूल अधिकारों में शामिल होता है, और इसकी हम डिटेल वाइज चर्चा भी करेंगे। यानी जो आर्म फोर्सेज होती है ना मित्रों, जो सशस्त्र बल होते हैं और जो पुलिस बल है या अर्धसैनिक बल है, इन सभी के जो अधिकार है ना, इन सभी के अधिकारों में संसद जो होगी वो कटौती कर सकती है, यानी इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद को हमने ये पावर दी है। क्लियर? तो ये तो मित्रों मैंने आपके साथ चर्चा की किसकी, मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। क्लियर है? अब फ्रेंड्स हम जो चर्चा करेंगे वो किसकी कर रहे हैं, अब हम डिटेल वाइज मित्रों चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रावधान के एक एक शब्द के बारे में मैं आपसे विशेष रूप से डिटेल वाइज चर्चा कर रहा हूं। अब हम डिटेल रूप से यानी विस्तृत रूप से चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। ध्यान रखना मैंने आपको क्या कहा था, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 में मूल अधिकारों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा अनुच्छेद 12 अब स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। अब देखो क्या कहता है, सुनना, मूल अधिकारों से राज्य की, यानी सिंपल सी बात आप याद रखना, आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा की बात करेंगे, आर्टिकल 13 में हम ऐसे कानूनों की बात करेंगे अगर वो कानून गलत हैं तो उसको असंवैधानिक हमारी कोर्ट दे देती है और वे कानून जो है असंवैधानिक घोषित हो जाते हैं। यानी ठीक है, और मूल अधिकार जो स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं, जो कि 14 से 18 में हम समता के अधिकार की बात करते हैं। क्लियर? तो पहले हम अनुच्छेद 12 में जो चर्चा करते हैं वो करते हैं किसकी, राज्य की परिभाषा की। यानी अब राज्य जो मैंने आपको बताया था ना कि राज्य में क्या क्या हम शामिल करते हैं, तो उसकी बाद डिटेल से हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य में हम क्या क्या शामिल करते हैं। क्लियर? तो क्या कहता है, देखो राज्य की डेफिनेशन की हम चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का उपयोग किया गया है। क्लियर? क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जितने भी हमने प्रोविजंस संविधान में शामिल किए हैं उसमें हमने एक शब्द का उपयोग किया, कौन से शब्द का, राज्य का। क्लियर? तो ये कह रहा है कि राज्य का शब्द का हमने जो यूज किया है ना, तो इस राज्य शब्द का हमारे साथ यहाँ पे मतलब अर्थ समझा रहा है। और देखो क्या कहता है, कहता है इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की हमने परिभाषा दी है। क्लियर? जिसके अनुसार राज्य में कौन कौन शामिल हैं उसके बारे में अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? देखो क्या कहता है कि राज्य में कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी संस्थाओं को हम शामिल करते हैं। पहला, कार्यकारी और विधायी अंगों, यानी जितने भी कार्यपालिका और जितने भी विधायिका से संबंधित जितने भी हमारे अंग हैं उसको हम किस में शामिल करेंगे, राज्य में। तो कह रहा है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। क्लियर? यानी एक तो हमारी केंद्र की सरकार और एक भारत की संसद किस में शामिल होगी, राज्य शब्द में। ओके, नेक्स्ट कहता है राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, यानी केंद्र में केंद्र की सरकार और भारत की संसद, राज्य में राज्य की सरकार और राज्य का विधानमंडल, ये शब्द शामिल हो गए, यानी राज्य में शामिल हो गए। तीसरा, स्थानीय सरकारों की अब हम बात कर लेंगे, यानी सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार और न्यास, यानी ट्रस्ट जितने भी होते हैं, जितने भी पंचायतें, म्यूनसिपालिटीज या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला बोर्ड सुधार जो होते हैं वे सभी भी राज्य शब्द में शामिल किए जाते हैं। यानी जो एक तरह से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं मित्रों कि केंद्र के नीचे राज्य और राज्य के नीचे जो हम शामिल करते हैं किसको, स्थानीय सरकारों को। ठीक है, राज्य के नीचे हम स्थानीय सरकारों को शामिल करते हैं, तो ये एक तरह से हायरार्की हो गई। क्लियर? और चौथी जो मित्रों बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पौड़ीज भी हैं जिसको हम हमारी जो राज्य शब्द है उस राज्य शब्द में हम
शामिल करते हैं। तो क्या कहता है, देखो कहता है कि अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC और सेल, यानी वैधानिक निकाय, वैधानिक का मतलब होता है विधान, इसमें क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, विधान शब्द जुड़ा हुआ है, और विधान का मतलब होता है कानून, यानी ऐसी संस्थाएं जिनका हमने किसके माध्यम से निर्माण किया है, कानून के माध्यम से। और वैधानिक संस्थाओं को हम एक शब्द इनके लिए उपयोग लेते हैं, कौन सा, सांविधिक। ध्यान रखना मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सांविधिक, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्टेचूटरी बॉडीज। क्लियर। तो वैधानिक संस्थाएं, वैधानिक निकाय हम इसको कहते हैं, यानी सांविधिक निकाय। और एक कहता है कि गैर संवैधानिक, वैधानिक अर्थात गैर, वैधानिक या गैर संवैधानिक दोनों का मतलब एक ही है, यानी गैर संवैधानिक मतलब जिनका हमने संविधान में, यानी जिनका हमने संविधान में जिक्र नहीं किया है। तो ऐसी जितनी भी अथॉरिटीज होती है, चाहे LIC की आप बात कर लो, या आप ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की बात कर लो, या सेल जो होती है, ठीक है, तो उसकी भी हम चर्चा करें तो ये भी जो संस्थाएं हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, इनको PSU कहते हैं मित्रों, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिटीज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं ना मित्रों, ये संस्थाएं भी हमारे राज्य शब्द में शामिल की जाती है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य शब्द में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल की जाती है। तो इसीलिए मित्रों मैं यहाँ पे जहाँ पे भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, वहाँ मैं आपके साथ यहाँ पे चर्चा पूरी कर रहा हूँ और बताते जा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनने की संभावनाएं होती है। क्लियर है। अब देखो आगे कहता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कौन कौन सी ऐसी कोई चीज़ें, ऐसी एजेंसीज होती है जो हमारे राज्य शब्द में शामिल की जाती है। क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, आर्टिकल 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक बात कह दी कि ऐसी कोई सी भी प्राइवेट, कौन सी, अगर कोई प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिट है या एजेंसी है, अगर वो राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही है, यानी राज्य के लिए वो काम कर रही है, सरकार के लिए वो काम कर रही है, तो वो भी आर्टिकल 12 के राज्य के अर्थ में, राज्य शब्द में उसका हम शामिल करते हैं। क्लियर। जैसे कि मित्रों एक आपको एग्जांपल दूं तो जैसे NCERT जो होती है, आपने सुना होगा, अभी राज्य यानी सरकार की ये संस्था है, केंद्र की ये NCERT है। तो ये राज्य के सरकार, यानी ये राज्य मतलब केंद्र, ठीक है, तो ये राज्य के लिए काम करती है, इसके कारण इसको जो है मित्रों राज्य के अर्थ में, यानी राज्य शब्द में NCERT को भी शामिल करते हैं। क्लियर। तो ये मित्रों आर्टिकल 12 की मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। अब मित्रों जो आर्टिकल 13 की मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, तो आर्टिकल 13 में देखो क्या चीज़ें हम शामिल करते हैं। सिंपल से सिंपल तरीके में आपको समझाने का मैं मित्रों पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। यह कहता है मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ, यानी ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाते। असंगत मतलब मिलते नहीं है, मेल नहीं खाते, किससे, मूल अधिकारों से। तो देखो क्या कहता है, आर्टिकल 13 ये घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से मेल न खाने वाले या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, यानी अर्थात ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। यानी सिंपल सी बात मित्रों ये है कि अगर मान लीजिए सरकार ने, यानी संसद ने, मान लो केंद्र की सरकार में संसद जो है, विधायिका जो है, उसने एक ऐसा कानून बना दिया कि वो मूल अधिकारों से नहीं मिलता, यानी मूल अधिकारों को वो छीनता है, ठीक है। तो ऐसी जो कानून है ना, वो कानून, उस कानून को हमारी जो अदालत है, वो अदालत उस कानून को नलीफाई, यानी उसको असंवैधानिक करार दे देगी, और असंवैधानिक करार देने के बाद वो कानून जो है समाप्त हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे जो न्यायिक समीक्षा की बात की जाती है, यानी न्यायिक समीक्षा को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए केंद्र में चाहे संसद हो या राज्य में राज्य विधानमंडल, अगर उसने कोई भी कानून ऐसा बना दिया जो राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन करता है, क्लियर, तो हमारी जो अदालतें हैं, वो अदालतें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उसको क्या करेगी, उस कानून को जांच करेगी, और अदालत को अगर ये लगा कि ये कानून सही नहीं है, मूल अधिकारों का हनन करता है, तो सरकार के उस कानून का, जो उसने सरकार ने बनाया, उस कानून को हमारी अदालत समाप्त कर देगी। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊं तो मित्रों, जब 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में आया, जिसके माध्यम से
केंद्र की सरकार ये शक्ति अपने, ठीक है, इसके माध्यम से केंद्र की सरकार ये चाह रही थी कि भैया हम क्या करें, सीजेआई जो है ना, कौन सा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करें, केंद्र की सरकार करे। यानी कॉलेजियम जो सिस्टम होता है, उस कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सीजेआई की नियुक्ति न हो। तो इस शक्ति को छीनना चाह रही थी कौन, केंद्र की सरकार। इसी कारण से उसने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में लाया। तो ये ले तो आई, लेकिन जब हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये लगा ना कि ये कानून जो सरकार लेकर के आई है, इससे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इस कानून को मित्रों, जो मैंने आपको यहाँ पे एक शब्द यूज किया था ना, कौन सा, न्यायिक समीक्षा, तो इस शक्ति का मित्रों हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया। समीक्षा मतलब उसकी जांच पड़ताल कर रही है उस कानून की। न्यायिक मतलब न्यायपालिका, क्लियर। तो न्यायपालिका उस कानून की जांच पड़ताल करती है, न्यायिक समीक्षा का मतलब यही होता है। तो न्यायपालिका ने उस कानून की जांच पड़ताल की और उसको क्या कहा मित्रों, उसको क्या कहा, उसको कह दिया असंवैधानिक। यानी ये संविधान संशोधन आप लेकर के आए हैं ना, ये आपने असंवैधानिक है, इसलिए उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। और ये शक्ति छीनने का काम कर रही थी केंद्र की सरकार। तो इसी को हम कहते हैं मित्रों क्या, असंगत विधियां, ठीक है। तो मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, अर्थात न्यायिक समीक्षा योग्य है। न्यायपालिका को ये लग गया कि ये मूल अधिकार का हनन करती है, तो उसको वो समाप्त कर देगी। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के उपयोग और हाई कोर्ट को 226 के माध्यम से प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक अवैध घोषित कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मैंने आपके साथ शुरुआत में चर्चा भी की थी और इसकी भी चर्चा की थी कि आर्टिकल 32 का उपयोग करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने मूल अधिकारों का हनन अगर होता है तो उसके खिलाफ या रिट जारी करवा सकते हैं, और 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है। अब मित्रों देखो, आगे हम चर्चा करें तो कौन कौन से विधि, जो शब्द हम बात करते हैं ना, विधि का मतलब जो कानून होता है, उस कानून में हम कौन कौन से कानूनों को शामिल करते हैं, उसी की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। एक एक शब्द की मित्रों आपके साथ यहाँ पे डिटेल से चर्चा स्टार्ट मैंने आपके साथ की थी और डिटेल वाइज मैं आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। अब मित्रों पहले हमने राज्य शब्द की चर्चा की, अब हम चर्चा कर रहे हैं विधि शब्द की। आर्टिकल 13 के अनुसार विधि शब्द को हम निम्न माध्यम से हमने व्यापक बनाया। देखो क्या कहता है, स्थायी विधियां में क्या क्या शामिल होती है, यानी परमानेंटली जितने भी विधियां मतलब अधिनियम या कानून जो होते हैं उसको हम क्या क्या कहते हैं, विधियां। तो देखो परमानेंटली जो यानी स्थायी विधियां होती है उसमें क्या क्या हम शामिल करते हैं, कह रहा है संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जितने भी, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, यानी कि ये कह रहा है संसद या राज्य की विधानसभा अगर कोई भी कानून पारित करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थायी कानून यानी स्थायी विधि कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कहता है अस्थायी विधि, यानी राज्यपाल या राष्ट्रपति अगर मान लीजिए जो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जो पास करते हैं, क्लियर, तो ऑर्डिनेंस जो पास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी विधि। अब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जो पास करते हैं वो किसके अनुच्छेद के उपयोग के माध्यम से करते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, इस 1, 2, 3 का उपयोग करेंगे और राष्ट्रपति अध्यादेश पास करेंगे। और राज्यपाल जो होता है मित्र 2, 1, 3 आर्टिकल 213 का उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से अध्यादेश पास करते हैं। क्लियर। तो ये एक विशेष बात जो अध्यादेश की आई उससे संबंधित जितना भी, यानी उससे संबंधित जो आर्टिकल्स थे वो भी मैंने आपके साथ चर्चा के लिए। नेक्स्ट कहता है प्रत्यायोजित विधान, यानी कार्यपालिका जो विधान बनाती है, यानी विधायिका की मैं बात नहीं कर रहा, विधायिका जो संसद जो होती है वो तो कानून बनाती ही है, लेकिन कार्यपालिका भी कई प्रकार कभी कभी क्या होती है मित्रों, जो हम संवैधानिक यानी जैसे नीति आयोग है, ठीक है। अब नीति आयोग को हम क्या कहते हैं, नीति आयोग को हम ये कहते हैं संवैधानेतर संस्था। क्या संवैधानेतर मतलब ना तो वो सांविधिक है, सांविधिक यानी ना तो वो कानून के माध्यम से बनाई गई, ना ही वो संवैधानिक है, यानी ना ही उसका हमने संविधान में उल्लेख किया है। यानी हमने क्या कहा, हमने कहा संवैधानेतर यानी संविधान से अलग, यानी कि कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से, यानी जो संघ की कार्यपालिका है तो उस कार्यपालिका के द्वारा हमने उस संस्था को बनाया, किसको, नीति आयोग को। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्यपालिका कोई विधान बना देती है ना, तो कार्यपालिका विधान यानी प्रत्यायोजित विधान को क्या कर रहा है, प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना। क्लियर। यानी कि कार्यपालिका जो कोई भी आदेश दिया उसने कार्यपालिका ने,
और कार्यपालिका में मित्रों, हम आपसे यहाँ पे चर्चा भी कर लेता हूँ, जैसे वैसे तो हम डिटेल वाइज संसद के टॉपिक में चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और मंत्रिपरिषद, ठीक है, कौन सी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये मित्रों 5 चीज़ें ऐसी है जो संघ की कार्यपालिका में हम इनको शामिल करते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो यहाँ से मैंने आपको ये क्वेश्चन भी आपको बताया है कि संघ की कार्यपालिका में किस किस को हम शामिल करते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि कार्यपालिका कोई विधान बना देती है ना, चाहे आदेश हो या नियम हो, तो उसको भी हम किस में शामिल करते हैं? ये भी मित्रों एक यानी ये भी क्या है? विधियाँ हैं। विधियाँ मतलब विधान है, यानी कानून है। और आगे कहते हैं कि विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा, यानी ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसी रूढ़ी, यानी ऐसी कोई प्रथा चली आ रही है जो क्या, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू एक कानून के बराबर है, तो वो भी मित्रों विधि के अंतर्गत हम उसको शामिल करते हैं। क्लियर? तो ये मित्रों आज मैंने आपके साथ चर्चा की डिटेल वाइज। आई होप कि आपको आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया है। आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप रखते हैं। आगे की बात हम अगले लेसन में चर्चा करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला लेसन हमारा होगा। वैसे पूरा चैप्टर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों से संबंधित है। तो अगला जो हमारा वीडियो का पार्ट आएगा मूल अधिकार 2, उसमें हम अब डिटेल वाइज अधिकारों की, मूल अधिकारों के एफआर की चर्चा करेंगे। और पहला एफआर मैं आपके साथ डिटेल वाइज चर्चा में लूँगा कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, 18 में क्या है। क्लियर? डिटेल वाइज हम चर्चा करेंगे। फिर मित्रों मूल अधिकारों की मैं आपके साथ चर्चा कर लूँ, उसके बाद रिटों की हम बात करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 32 के माध्यम से और आर्टिकल 226 के माध्यम से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे हाई कोर्ट आप जाकर के वहाँ पे रिटें जारी करवा सकते हैं मूल अधिकारों का हनन हो तो। उसकी हम चर्चा करेंगे। और 5 प्रकार की रिटों की हम चर्चा भी करेंगे, जो मैंने आपको आज बताया भी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर मैंने आपको परमादेश बताई, फिर अधिकार परीक्षा बताई, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इन 5 रिटों की हम चर्चा करेंगे। फिर हम मित्रों जो मैंने आपको ये बात बताई थी आर्टिकल 33 में कि जो आर्म्ड फोर्सेज होती है उनके लिए जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मार्शल लॉ की भी मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्शल लॉ भी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्शल लॉ और मूल अधिकार में क्या डिफरेंसेज होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और फिर मित्रों यहाँ से तो कई बार पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुका है। अभी कुछ समय पहले बिहार पीसीएस में, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया कि मूल अधिकारों की आलोचना कीजिए। तो या फिर हम मूल अधिकारों की आलोचना करेंगे, और आलोचना के बाद मित्रों मूल अधिकारों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के लोगों को मूल अधिकारों, यानी संविधान निर्माताओं ने देश के व्यक्तियों को मूल अधिकार दिए। और अंत में मित्रों हम बात करेंगे मार्शल लॉ राष्ट्रीय आपातकाल की, यानी मार्शल लॉ यानी जिसको सैन्य शासन भी कहते हैं, और नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें हम अंतर करेंगे। और अंतर करने के बाद हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। यानी पूरा लेसन ही मित्रों ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पे डायरेक्टली पीसीएस एग्जाम जो होते हैं उनमें जो मेंस एग्जाम होता है वहाँ से तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। क्लियर? तो आज का लेक्चर मित्रों आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि पूरा मैं आपको समझाने में एक सरल तरीके से सफल रहा हूँ। ठीक है? तो अगर मित्रों वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपको मित्रों इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को आप मित्रों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में मूल अधिकारों के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।